क्या हाल है बच्चों। बच्चों आ चुके हैं हम अपने क्लास 12 बोर्ड नीट जेई के पर्पज से एक बहुत ही शानदार चैप्टर लेके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। बच्चों ये वीडियो जो होने वाली है ये हमारे 2 शॉट में कंप्लीट होगी और इस वीडियो में हम सारे डेरिवेशन सभी न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ कर जाएंगे। अगर आप बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और मेहनत करना चाहते हैं तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आप देख लीजिए एक बार। बच्चों ये हमारा इस पहले चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो हमें इस वीडियो में अपने क्लियर करने हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये कंप्लीट चैप्टर की सीरीज होने वाली है हमारी, लगभग 2 लेक्चर्स में इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को। बच्चों ये हमारा एटम है, ये एटम का स्ट्रक्चर आपके सामने है जिसमें दिखाया गया है। बच्चों ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है जो अलग अलग ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कुलाम बच्चों सी से डिनोट करते हैं, इसको यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। और कुलाम एक एसआई यूनिट बोल सकते हैं आप चार्जेस की। ठीक है, ये साइंटिस्ट है कुलाम जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर इस यूनिट को रखा गया है। ठीक है, ये जो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं दोनों पे चार्जेस बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल इक्वल चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन बस उनका नेचर डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बट क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है तो हम इसलिए दोनों पे चार्ज को -e और +e से शो करेंगे। e का मतलब चार्ज, कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको इस वैल्यू को e बोला जाता है। ठीक है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है e या +e बोल दो। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -e। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अगर मैं पूछूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है ई, और ई की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको। ठीक है, एक बात बहुत जरूरी बात है बच्चों की, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही होते हैं। सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और सारे न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर ये सारे पार्टिकल कैसे इकट्ठा है, ये एक दूसरे दूर क्यों नहीं भागते, क्योंकि आप तो जानते हो नेचर वाइज जो सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं। पर यहाँ पर एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहे, प्रोटॉन सब फंस के रह गए न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि बच्चों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पे काम करती है जिसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। हमारे यूनिवर्स की सबसे वीक फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अगर हम मास या साइज वाइज देखें बच्चों तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का लगभग 1/800 लगभग लगभग अप्रोक्स वैल्यू है, इतने टाइम्स कम होता है। यानी प्रोटॉन बहुत बड़ा पार्टिकल है अगर इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें। ठीक है, लेकिन दोनों पे चार्ज बिल्कुल सेम होता है। समझ में आ गई बात यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, अब कोई भी चीज चार्ज कैसे होता है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है, ये चीज निगेटिवली चार्ज हो चुकी है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो बच्चों आपके सामने मैंने एक और एग्जांपल लिया है, ये हमारा क्लोरीन का एटम है। अब आप जानते हैं कि क्लोरीन के एटम में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही प्रोटॉन होते हैं। इसका क्या मतलब है, 17 इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव चार्ज आएगा, 17 ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, तो -17 ही। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड में सेम होता है, 17 ही। यहाँ पर प्रोटॉन भी है तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लगा दे, प्रोटॉन के लिए प्लस लगा, दोनों ने एक दूसरे कैंसिल कर, टोटल चार्ज कितना आ गया, 0। मतलब फिलहाल ये जो हमारा क्लोरीन का एटम है ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि नेट चार्ज इसके ऊपर अभी फिलहाल 0 है। जितना पॉजिटिव है उतने निगेटिव है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इतनी बात समझ में आई। तो फिर कोई चीज चार्ज कैसे होती है, देखो उसके बारे में आगे एग्जांपल है हमारे पास। देखिए आपके सामने एक
एक एग्जांपल आ गया, इसी क्लोरीन के एटम में मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब पहले तो 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे, पर अब इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 18, और प्रोटॉन कितने हैं 17, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही तो लिया है, ठीक है। अब इसके पास माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 17 प्रोटॉन है, दोनों पे चार्जेस सेम है तो इसे डिनोट कर रहे हैं। अगर अब मैं नेट चार्ज देखूं तो बच्चों माइनस ही निकल के आएगा, मतलब कि अब ये निगेटिवली चार्ज हो चुका है ये हमारा एटम। समझ में आई बात? अगर आप किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे दे, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना ही निगेटिव चार्ज उस पर आता चला जाएगा। समझ में आ रही बात यहां तक? अब क्योंकि इसके ऊपर निगेटिवली चार्ज आया है, तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मतलब साथ में निगेटिव चार्ज तो आया ही है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी आया है, और इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, मतलब मास का भी ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। मतलब क्लोरीन का मास अब इंक्रीज कर चुका है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर निगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं तो उसके पास एक्स्ट्रा मास भी उसने लिया है, यानी वो अब पहले से ज्यादा मैसिव हो चुका है, उसका मास इंक्रीज कर गया। समझ में आ गई बात यहां तक? निगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना, और इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है मास भी इंक्रीज हो जाना, यानी कोई पार्टिकल हमारा निगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब उसका मास भी कहीं ना कहीं जरूर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए, अब कोई भी चीज पॉजिटिवली चार्ज कैसे होती है। अब जैसे आप देखिए, पहले हमारे इसी क्लोरीन के एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, छोड़ दिया इसने नेचर में। जैसे ही इनने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन अब कितने रह गए हैं 16, प्रोटॉन कितने हैं 7, क्योंकि प्रोटॉन पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो मतलब अब निगेटिवली चार्ज हो चुका है 16 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है 17 प्रोटॉन्स। मतलब अब इसके पास पॉजिटिव यानी कि एक प्लस चार्ज आ चुका है। समझ में आ गई बात यहां तक? इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दे तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो निगेटिव चार्ज। मतलब प्रोटॉन का चार्ज ट्रांसफर में कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर कैद है, उसको तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में जकड़ के रखा हुआ है, वो नहीं छूट सकता। इलेक्ट्रॉन फ्रीली रिवॉल्व करते हैं तो जो भी कुछ करेंगे इलेक्ट्रॉन ही करेंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज होना तो इलेक्ट्रॉन को ही छोड़ देगा एटम, अगर निगेटिवली चार्ज होना है तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब यहाँ पे साथ में देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है, तो मास भी छोड़ दिया इसने। मतलब जब कोई चीज पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो उसका मास कम हो जाता है। समझ में आई बात? और जब कोई चीज निगेटिवली चार्ज होती है तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब नेक्स्ट देखिए बात, ये आपको मैंने बता दिया है कि हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं नेचर में, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना आप यहाँ पर, जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, जस्ट लाइक मैग्नेट। मैग्नेट के भी सेम पोल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपल्सिव फोर्स होती है उनके बीच में। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अपोजिट मैग्नेट के पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते दूर फेंक देते हैं। जैसे कि पॉजिटिव दो होंगे तो दूर फेंक देंगे, ऐसे अगर दो निगेटिव चार्जेस लेंगे, ये भी दोनों सेम चार्जेस, ये भी रिपल करेंगे। बट एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। इजी बात थी ये तो। इसके बाद ये आ जाए एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस मतलब जैसे सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम के अंदर चार चार्जेस है, मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइन आप पॉजिटिव से लेंगे, जो निगेटिव चार्ज का साइन होगा उसका आप निगेटिव साइन से लेंगे, क्योंकि हमें नेट चार्ज की बात करेगा। पॉजिटिव में 10 है और निगेटिव में 8 है, तो बचा कितना प्लस का 2 बचेगा। मतलब जब एडिशन करोगे आप चार्जेस, आप बताना चाहते हैं उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो उसके लिए आपको विद साइन चार्जेस को रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? एक एग्जांपल से समझिए, जैसे इस सिस्टम के पास चार चार्जेस हैं, -1 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, -8 कूलम। मैं जानना चाहता हूँ सिस्टम के अंदर टोटल नेट चार्ज कितना है।
तो यहाँ पे हमने देखिए टोटल चार्ज निकाला, सबको ऐड कर दिया, जिनके निगेटिव साइन थे उनको निगेटिव साइन से शो करा, जिनके पॉजिटिव साइन थे उनको पॉजिटिव से शो करा। अब नेट चार्ज हमारे पे निकल गया -3 कूलम। तो इस बात को बहुत ध्यान से रखना, ठीक है। हमेशा चार्जेस को ऐड करने में किसी सिस्टम के अंदर नेट चार्ज निकालने के लिए आपको उनके साइन पर विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। अब हमें जानना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बच्चों। इसको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो बच्चों आपको मार्कर लेने के लिए जाना है किसी स्टेशनरी की दुकान पर, तो आप कैसे बोलोगे कि मुझे कितने मार्कर चाहिए? या तो आप उससे एक मार्कर लोगे, या दो मार्कर लोगे, या तीन लोगे, यानी कि इंटीजर्स में लोगे, कंप्लीट मार्कर लोगे। अगर आप उससे 1.5 मार्कर मांगने लगे तो क्या वो आपको दे पाएगा? नहीं। अगर आप उससे 1.3 मार्कर मांगने लगे आपको दे पाएगा? नहीं। वो तो पूरा पूरा नंबर आपको देगा, तो एक देगा या फिर दो देगा, बीच में तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसी तरीके से चार्जेस भी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। अगर आपको किसी बॉडी को चार्ज ट्रांसफर करना है, या किसी बॉडी से चार्ज गेन करना है, लूज करवाना है उससे, तो क्या करेंगे? आपको इलेक्ट्रॉन लेने या देने पड़ेंगे उसके साथ। अब आपसे कहे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस नेचर का सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको और फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर आपको किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज कराना है तो आपको उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो या तो एक दोगे, या दो दोगे, या तीन दोगे, पॉइंट में कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई कहने लगा कि भाई 2.3 इलेक्ट्रॉन दे दो उस बॉडी को, तो बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करते। या तो आप दो इलेक्ट्रॉन दोगे, या फिर आप तीन इलेक्ट्रॉन दोगे। और इसी बात को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है, चार्ज को हम ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात यहां तक, ठीक है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर पॉसिबल नहीं है तो फर्दर उस चार्ज को हम ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे। समझ में? एग्जांपल समझाता हूं, देखो मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने बड़ा अच्छा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्या ये नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बस, तो एक इलेक्ट्रॉन तो नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है बात। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे 3.2 10⁻⁻19 कूलम, दो प्रोटॉन की बात हो रही है। तो दो प्रोटॉन तो नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। पर यहाँ पर आप देखिए इस चीज को 1.78, भाई एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 हो गया, फिर दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन होंगे तो उस पर चार्ज डबल हो जाएगा। और ये तो बीच में नंबर कैसे आया? मतलब ये तो हमसे ये कह रहा है कि भाई पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, तो ऐसा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम इतना चार्ज किसी भी बॉडी को ना तो दे सकते ना उससे ले सकते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए, कि टोटल चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल समझो। मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 10 रुपए हैं, तो आपकी क्लास में कितने रुपए हो जाएंगे, कितने पैसे मिलेंगे आपकी क्लास से अगर कोई कलेक्ट करना चाहे तो आप क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की एक बच्चे के पास कितने पैसे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 इंटू 10 100 रुपीज कलेक्ट हो सकते हैं आपकी क्लास से। तो यही सेम लॉजिक से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है बात। अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है किसी बॉडी पे, तो आपको हमेशा ऐसा निकालना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है वो आपको पता चल जाए। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे टोटल चार्ज निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ये एन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू कभी भी पॉइंट में आ नहीं सकती। ये एक कंप्लीट नंबर होगा, एक इंटीजर होगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? क्योंकि पॉइंट में हम इलेक्ट्रॉन कहां से लाएंगे जब नेचर के अंदर ही नहीं है। या तो एक की बात होगी, या दो की होगी, या 10 की होगी, या 20 की होगी, 20.5 की बात नहीं होगी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे बच्चों। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको पॉज करें वीडियो को, और एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से करने की कोशिश करें। जल्दी कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ कंडक्टर हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी कंडक्टर के पास इतना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा भाई, इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला गया होगा, जब भी तो पॉजिटिवली चार्ज होगी कोई बॉडी। द कंडक्टर हैज इतने इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू न्यूट्रल कंडक्टर, वो तो कंडक्टर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, समझ में आई बात यहाँ तक। तो अभी देख लेते हैं मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उससे लिए गए हैं, वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, एक बार आप चेकआउट कर लीजिए इसको, ठीक है। कंडक्टर पे कितना चार्ज है, 14.4 10 के -19 कूलम, ये टोटल चार्ज हो गया हमारा कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। हम जानते हैं कि कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को लिया गया होगा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इक्वल टू एन, ठीक है। इसी फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, टोटल चार्ज आपको गिवन है, आप यहाँ पे रखना, ये रख दिया हमने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें निकालने हैं, वही तो हम बात कर रहे हैं हमारे से, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना तो हमें पता है 1.6 10 के -19 कूलम। अब ये मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में आ जाएगा, एक बात देख लेते हैं, 14.4 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये कट गया इससे, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितनी बार कटेगा 144 अपॉन 16, 16 9 जा 144, 9 हमारा आंसर, यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से लिए गए हैं। तो ये तो कंप्लीट नंबर है, 9 इलेक्ट्रॉन तो ले सकते हैं, अगर ये पॉइंट में होते तो नहीं कर सकते थे हम, समझ में आई बात। मतलब ये कंडक्टर के पास कितने इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, इसके यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है। तो लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों कूलाम्स लॉ। क्या होता है कूलाम्स लॉ भाई, अब आपने ये सीखा था कि सेम चार्जेस एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। अगर मैं इस फोर्स की प्रॉपर वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूं तो कैसे कर पाऊंगा, तो इसका जवाब हमको कुलाम ने दिया था, ठीक है। कुलाम ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज के ऊपर ब्रेकआउट किया था, समझ में आई बात। और इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इन्हीं के नाम पर चार्जेस की यूनिट को डिफाइन किया गया है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो कुलाम्स लॉ पढ़ते हैं। कुलाम ने हमें क्या कहा था, देखो बच्चों, कुलाम ने कहा था कि अगर दो चार्जेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं Q1 और Q2, मान लो अभी मान लेते दोनों सेम चार्जेस हैं, ठीक है, और इनके बीच की सेपरेशन है R, ठीक है। तो इनके बीच में फर्दर हमें पता है कि क्योंकि सेम चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के मैग्नीट्यूड के, समझ में आई बात। इनका मल्टी इन चार्जेस का मल्टीप्लाई विदाउट साइन, मतलब कोई साइन का यूज ना करना आप यहाँ पर, मल्टीप्लाई जितनी मैसिव होगी इनकी उतना ही ज्यादा ये फोर्स होगा, समझ में आ रही बात यहाँ तक। तो इन दोनों के चार्जेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉड क्यों लगाया है, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। क्लियर है बात यहाँ तक, क्योंकि हमें तो पता ही है रिपल्सिव फोर्स है, अगर आप साइन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये अपने आप ही बताएगा कि हाँ निगेटिव चार्ज, मतलब ये जो फोर्स है ये अनलाइक चार्जेस के बीच में है। क्लियर है बात यहाँ तक, अगर निगेटिव आ गया है यहाँ पे आपका आंसर तो मतलब अनलाइक चार्जेस है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो मतलब सेम चार्जेस है। अगर दोनों निगेटिव हो तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब भी यहाँ पॉजिटिव साइन आए इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। हमें तो वो पता ही है कौन कब अट्रैक्टिव होगा कब रिपल्सिव होगा, तो हमने इसलिए मैग्नीट्यूड लिया है, इसलिए हमने मॉड लगा दिया यहाँ पर कि साइन से हमें कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, इनके बीच के डिस्टेंस को जितना आप बढ़ा दोगे इनके बीच की फोर्स उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि ये फोर्स है और ये इनके बीच की सेपरेशन के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो डिस्टेंस के बढ़ने से जितना कम डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ही मैसिव होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऐसे ब्रेक करता हुआ चला जाएगा, समझ में आ रही बात यहाँ तक। अब ये फोर्स अगर डायरेक्टली ऐसे ब्रेक करता स्ट्रेट लाइन में तो ये सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता आर के। अब क्योंकि ये कर्व की फॉर्म में ब्रेक कर रहा है तो हमें पता है कर्व की इक्वेशन में क्या आता है, स्क्वायर आता है, ठीक है। इसलिए ये रेडियस इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया गया है। तो स्क्वायर को समझ में आ गया आपको, क्योंकि अगर मैं इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ तो एक कर्व बन के आएगा, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो सीधा आर लिखते, ये प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रैक्टिकली इस ग्राफ को बनाया गया है और कर्व की इक्वेशन आपको पता है, समझ में आ रही बात। आगे बात करते हैं,
तो अगर मैं इन दोनों क्वांटिटी का यानी दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन कर दूं तो हम देखेंगे कि भाई फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेस के मल्टीप्लाई के मैग्नीट्यूड के और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है बात यहाँ तक। अगर हम जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट जो होता है बच्चों इसको वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर क्या पर कूलम्ब स्क्वायर। कैसे निकाल सकते हैं? के की यूनिट न्यूटन तो इसकी होगी यूनिट, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे मतलब के इक्वल टू क्या होगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। यही तो होगा। देखो यहाँ पर आप ये डिवाइड में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो न्यूटन फोर्स के लिए न्यूटन आ गया, जो बीच की डिस्टेंस है मीटर में होगी तो मीटर का स्क्वायर हो गया, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्ब, कूलम्ब इंटू कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। अब जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये बच्चों इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की बात क्या है? ये जो नॉट हमने लगाया है इस नॉट का मतलब है कि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। अगर हम ये नोट ना लगाएं तो हम किसी मीडियम की बात करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ एप्सिलॉन एम तो हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। और फ्री स्पेस की बात करेंगे तो फ्री स्पेस के लिए यहाँ पे नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे फ्री स्पेस की बात हो रही है। अब क्या है परमिटिविटी? बच्चों जब कोई मीडियम चार्जेस को प्रीफर करने के बजाय अपने खुद के अपने मीडियम के पार्टिकल को प्रायोरिटी ज्यादा दे, मतलब अपने जो पार्टिकल के जो मीडियम के पार्टिकल है उनके फील्ड को प्रमोट करे इंस्टेड ऑफ चार्जेस के फील्ड को, तो इससे क्या होगा जब आप किसी और चीज को प्रायोरिटी देंगे, अब ये चार्जेस को तो प्रायोरिटी मिल नहीं रही है, अब प्रायोरिटी किसको मिल रही है? मीडियम के खुद के पार्टिकल्स को। तो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन डिस्टर्ब होगा ना, जिसकी वजह से उनके बोझ के जो बीच की फोर्स है वो भी वीक पड़ जाएगी, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। समझ में आ रही बात यहाँ तक? मतलब हम ये कह सकते हैं जो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात? अगर मीडियम के अंदर ज्यादा हैवी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स है या इलेक्ट्रिकली अपोजिबल पार्टिकल डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, तो वो फोर्सेस के जो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, जिससे फोर्स हमारी क्या हो जाएगी कम। तो छोटे शब्द में बोले तो परमिटिविटी क्या है? जब कोई मीडियम अपने खुद के पार्टिकल्स को पहले प्रायोरिटी दे चार्जेस के इंस्टेड में। ठीक है बात यहाँ तक? तो मीडियम की ये प्रॉपर्टी को परमिटिविटी बोलते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ तक? और इसकी वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और ये क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यूनिट भी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में आपको? अब कूलम्ब लॉ से हम मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं दो चार्जेस के बीच की फोर्स का, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जो हमारा ये कूलम्ब लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस से क्या मतलब है? अब आपके सामने ये एग्जांपल लिया गया है, इस एग्जांपल में आप देखेंगे जो हमारा ये स्फीयर है इसकी रेडियस है 5 मीटर, और इन दोनों जो हमारे स्फीयर है इनके बीच की डिस्टेंस है 40 मीटर। अगर आप देखेंगे क्या अब ये जो दोनों चार्जेस है क्या ये पॉइंट की तरह बिहेव करेंगे? बिल्कुल नहीं करने के, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस इनकी रेडियस से कंपेरेबल है। समझ में आई बात? अगर मैं दो ट्रक को एक दूसरे से 10-20 मीटर की दूरी पे खड़ा कर दूं तो आप उन दोनों ट्रकों को पॉइंट मान लोगे क्या? नहीं। और जब ये दोनों ट्रक एक दूसरे से 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होंगे तो उस पूरे रास्ते के लिए वो दोनों ट्रक कैसे बिहेव करेंगे? एज अ पॉइंट, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। अगर इनके बीच की सेपरेशन को बहुत बढ़ा दिया जाए और इनके बीच की रेडियस को बहुत, जो स्फीयर है इनकी रेडियस को बहुत कम कर दिया जाए, तो अब ये जो रेडियस है स्फीयर की इनके बीच के जो सेपरेशन है उसके कंपेरेटिवली बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मतलब अब ये दोनों चार्जेस एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट हम कर सकते हैं, तब कूलम्ब लॉ यहाँ पर वैलिड हो जाएगा और यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक? मतलब कूलम्ब लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज पर लग सकता है। ठीक है बात यहाँ तक? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कूलम्ब लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस स्फीयर एंड रेडियस इज कंपेरेबल। मतलब अगर हम बीच के सेपरेशन को रेडियस से कंपेयर कर गए तो फिर कूलम्ब लॉ किसी भी काम का नहीं है। जैसे 5 और 40 में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क ही नहीं है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे से कंपेरेबल है। 5 से 40 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट पड़ जाएगा। कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल एज सेपरेशन बिटवीन चार्जेस लार्ज एज कंपेयर टू देयर डायमेंशन। चार्जेस के बीच की सेपरेशन उनकी डायमेंशन से कंपेरेबल नहीं होनी चाहिए। मतलब
चार्जेस की डायमेंशन बिल्कुल नेग्लिजिबल के इक्वल होनी चाहिए, समझ में आई? तो एज ए पॉइंट हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है बच्चों, कुलाम्स लो की एक और लिमिटेशन भी है बच्चों। कुलाम लो हम तभी लगा सकते हैं जब चार्ज स्टेशनरी कंडीशन पर हो, रेस्ट कंडीशन पर रुका हुआ हो एक जगह पर। क्यों? क्योंकि अभी आप आगे ही पढ़ोगे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, या फिर उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ठीक है, जब चार्ज मूव करना शुरू करता है तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मूव करने की वजह से उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरह से फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड अलग तरीके से फोर्स लगाता है। तो वो फोर्स की अब जो मैग्नीट्यूड है हम इस लॉ से कंपेयर निकाले नहीं पाएंगे, यानी ये लॉ फेल हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ फेल हो जाएगा, यहाँ पर फेल हो जाएगा। एक्सेलरेटेड चार्ज एक बहुत अच्छा सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये आप आगे सीखोगे इन चैप्टर 8। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो बच्चों आगे की बात करते हैं। अब बच्चों हमें देखना है कि किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स कैसे लगती है। देखो आपके सामने एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, ये दो सेम चार्जेस है, मतलब इक्वल, अब सेम नेचर के चार्जेस, दोनों पॉजिटिव मान रहे हैं, दोनों निगेटिव मान रहे हो। ठीक है, अब क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है तो इनके बीच में कैसी फोर्स होगी? रिपल्सिव फोर्स होगी, दोनों एक दूसरे को दूर फेंकना चाहेंगे। तो जितनी फोर्स ये इस पे लगाएगा उतनी फोर्स ये इस पे लगाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है बच्चों, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जिस चार्ज ने Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाई रिपल्सिव इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो इसके रिएक्शन में ये चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पहले पर फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। समझ में आ रही बात? ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो इनका बिल्कुल सेम होगा, बट इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी? अपोजिट होगी। अगर मैग्नीट्यूड लिया है स्केलर फॉर्म में तो ये मैग्नीट्यूड वाइज तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, बट अगर वेक्टर फॉर्म में हम कहें तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन को भी प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो कैसे वेक्टर फॉर्म में कैसे कहेंगे? ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो या तो इसकी डायरेक्शन को पलट दो तब ये इक्वल होंगे, या इसकी डायरेक्शन को पलट दो तब ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो मतलब किसी एक फोर्स की डायरेक्शन को पलटना पड़ेगा तब हम इन्हें वेक्टर फॉर्म में भी इक्वल कह सकते हैं। तो या तो इस पर माइनस लगा दो या इस पर माइनस लगा दो, मर्जी है आपकी। ठीक है, ये लगा दिया मैं, अब हम इनको इक्वल कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में भी। यहाँ लगाओ माइनस, चाहे यहाँ लगाओ माइनस। ठीक है बात यहाँ तक? तो ये F21 का क्या मतलब है? मतलब पहला जो नंबर लिखा होगा इसका मतलब फोर्स जिस पर लगी है, जिस भी चार्ज पर फोर्स लगी उसका नंबर पहले आएगा, और जिसने फोर्स लगाई है उसका नंबर बाद में आता है। ठीक है, फोर्स किस पे लगी है? सेकंड चार्ज पे। लगाई किसने है? पहले चार्ज में, तो ये आएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इस तरह यहाँ पे देख लो, अब फोर्स किस पे लगी है? फर्स्ट पे। लगाई किसने है? सेकंड ने, तो इसको बोल सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। आपके सामने लिखे हुए भी है। ठीक है बात? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसी तरीके से बच्चों अपोजिट चार्ज भी है, मान लो एक पॉजिटिव हुआ एक निगेटिव हुआ तब भी यही बात होगी। देखो ठीक है, अब की बात दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो अब भी इनकी डायरेक्शन तो एक दूसरे के अपोजिट ही है। अभी भी न्यूटन का साइड थर्ड लॉ काम करेगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी भी ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, बट अगर आपको इनको वेक्टर फॉर्म में इक्वल करना है तो किसी एक की डायरेक्शन को पलटना है, इसकी पलटो या इसकी पलट दो, किसी भी माइनस लगा सकते हैं। ठीक है बस, यही वो मैटर है। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे नोट्स में आपको हमारे YouTube चैनल का एक और हैंडल है टेलीग्राम पर, मैं उस पर आपको प्रॉपर ये PDF अवेलेबल करा दूंगा। तो इस लेक्चर के बाद आपको कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर इस पूरे लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बात?
और एक और चीज बच्चों, अगर आप अभी आपके सामने कूलाम लॉ की वेक्टर फॉर्म चलेगी, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में थोड़ी वीकनेस है, आप वेक्टर्स को आप अच्छे से नहीं जानते, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप पहले का वेक्टर्स वाला लेक्चर है जो कि यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा कि आप कूलाम लॉ को पढ़ने से पहले, जब उसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ाऊंगा उससे पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको वेक्टर समझ में आए और मैं फर्दर ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। अब बच्चों ये क्वेश्चन लिया गया कूलाम लॉ पे, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्क्रीन को पॉज करें और एक बार जरा इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ठीक है, ठीक है बच्चों, टाइम्स अप। देखिए आगे दो चार्जेस दिए गए थे हमें, एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव। आप जानते हैं अपोजिट चार्जेस या अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे पे कैसी फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो फर्दर इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगी वो फोर्स होगी अट्रैक्शन की। ठीक है, अब उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो कूलाम लॉ लगाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि इनके बीच में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, ठीक है, अगर आपको कोई मीडियम बताया गया है तो तभी आप मानेंगे इसके बीच में ये मीडियम। अगर आपको कोई भी मीडियम नहीं बताया गया है कि चार्जेस किस मीडियम में रखे, तो आपको फ्री स्पेस ही मानकर चलना है जब तक क्वेश्चन के अंदर क्लियर ना करा जाए कि किस मीडियम में रखे हैं। अगर फर्दर किसी अदर मीडियम में रखे होंगे तो आपको उस मीडियम की परमिटिविटी गिवन होगी। समझ में आई बात? फिर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना वहां पर, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे इसका कंप्लीट वर्जन, के की वैल्यू को कंप्लीट रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तब आपको मीडियम की परमिटिविटी को यहाँ पर ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यह फ्री स्पेस है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें पहले से ही पता है 9 इंटू 10⁹9। ये वैल्यू आप तभी यूज करेंगे जब इनके बीच में फ्री स्पेस हो। ठीक है, और नहीं तो आपको फिर यहाँ पे वो परमिटिविटी रख के फर्दर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अभी फ्री स्पेस के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए के की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, चार्ज फर्स्ट चार्ज हमें दिया गया, विदाउट साइन रखना है क्योंकि डायरेक्शन तो हमें पता है, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी। कूलाम लॉ के अंदर, कूलाम लॉ में जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म के अंदर आप चार्जेस का साइन नहीं रखेंगे। समझ में आई बात? यहाँ तक चार्जेस का साइन रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप रखना चाहें तो रख लें। अगर निगेटिव साइन आता है तो मतलब फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव, और अगर पॉजिटिव साइन है तो मतलब फोर्स कैसी है, रिपल्सिव। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अगर आप नहीं रखना चाहते तो हमें तो पता ही है इनके बीच में, क्योंकि अभी अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन एंड फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है, तो अभी हम साइन नहीं रख रहे, हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं। ये Q1 का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ रखा, ये Q2 का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ रखा, और इनके बीच की सेपरेशन है 2 मीटर, उसका हमने फर्दर नीचे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर 10⁻⁹ से 10⁻⁹ चला जाएगा। ठीक है, 9 3 जा 18, 27, 27 इंटू 5, ये बचा हमारे पास 27 मल्टीप्लाई 5, और अपोन में है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4, और पावर बच गई 10⁻⁹ यही बची है पावर हमारे पास, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35, कैरी ओवर 3, 5 2 जा 10, और 3 हो जाएंगे 135, अपॉन में आ गया 4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड करेंगे यहाँ पर 4 3 जा 12, 1 5, 4 3 जा 12, तो कितने बच गए बच्चों, 3 पॉइंट लगाकर जीरो लगाएंगे, 4 7 जा 28, 2 बच गए, 4 5 जा 20, तो ये आ चुका है बच्चे 33.75 इंटू 10⁻⁹ हमारे पास। ठीक है, अब क्योंकि पॉइंट हमें पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, तो पॉइंट को फर्दर मूव करेंगे, एक नंबर पीछे लेके आएंगे, और जब पॉइंट लेफ्ट साइड को तरफ ट्रेवल करता है तो पावर कैसी हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। तो माइनस नोट से एक पावर इंक्रीज करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे ये आ गया आपके पास। ठीक है, 3.375 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। क्लियर है बात? और ये जो फोर्स होगी, ये मैग्नीट्यूड है, इनके बीच की जो फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन तो ज्यादा हार्ड नहीं थी, इजी थी कैलकुलेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। ये आधा क्वेश्चन है आपके पास, एक बार मैं चाहूंगा कि आप
वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें एक बार, ठीक है। ये वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है, करिए एक बार ट्राई। तो ठीक है बच्चों, बच्चों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, उनके पास मास भी होता है और उनके पास चार्जेस भी होते हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी। समझ में आ रही बात? तो हमसे कह रहा है कि बताओ इन दोनों में कंपैरिजन करके बताओ, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पिछले साल पढ़ा था 11वीं क्लास में, ग्रेविटेशनल चैप्टर में फोर्स होती है जी, कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फोर्स होती है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो फर्दर हम इसे सोल्व करते हैं। देखिए आपके सामने, अब क्योंकि हमारे पास हमें पता है एक तो है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन, दोनों पे चार्ज बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए, k q1 q2, q1 भी e है q2 भी e है, तो e इंटू ई स्क्वायर हो गया, बीच की सेपरेशन है इनकी r, इसमें मास ऑफ प्रोटॉन, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ, बीच की सेपरेशन है r, और r को स्क्वायर कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन आ गई इनके बीच में, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि कंपेयर करना है तो कंपेयर कैसे करेंगे, रेशियो के साथ, तो इनको फर्दर डिवाइड करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, फिर उसके बाद ये अपॉन ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है और इनकी उसका कैलकुलेशन करनी है। के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10 की पावर 9, ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 के -19 कोलोम्ब की स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी कर देंगे। जी की वैल्यू है 6.67 10 के पावर -11, ये जी की वैल्यू है यहाँ तक। इसका मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 गिवन था क्वेश्चन के अंदर, 1.67 into 10 के पावर -27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 के पावर -31 किलोग्राम। समझ में आया? एमकेएस में चलना है, ये बात बहुत ध्यान रखना, मास को आपको किलोग्राम में रखना है, ठीक है, लेंथ को आपको मीटर में लेना है, टाइम को सेकंड में लेना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन हमने करेंगे तो आप देख पाएंगे कैसे की हमने, हम पहले नंबर्स को अलग कर लेंगे, 9 into 1.6, देखो बच्चों ये 1.6 है, इसका स्क्वायर हो रहा है, 1.6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कैसे करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और फर्दर क्योंकि 1.6 का स्क्वायर है तो 2 पॉइंट के बाद जो आ जाएगा 2.56 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1.6 into 1.6 है ना, तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट दूसरे 1.6 में, तो दो दो नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6.67 है, मल्टीप्लाई 1.67 है, उसके बाद 9.11 है, नंबर्स को आप अलग रख लीजिए, इनटू पावर्स देखिए, अब 10 की पावर 9 और -19 का स्क्वायर हो रहा है तो -38 हो जाएगा, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -38, नीचे पावर देखिए 10 की पावर -11, 10 की पावर -27, और उसके बाद 10 की पावर -31, ठीक है। अब हमें पता है कि बच्चों जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। इसका बच्चों इसका कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा 2.4 समथिंग कुछ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद पावर देखिए आप, जो भी कैलकुलेशन होगी यहाँ पर, पावर देखिए यहाँ पे, पावर को ऐड कीजिए ऊपर, -38 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29, 10 की पावर -29, ठीक है। नीचे तो देखो साइन भी सेम है, पावर्स के मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे तो 31 में 27 ऐड करेंगे तो 38, और प्लस ये हो जाएगा आपका 58, 58 में 15 है 69, 10 की पावर -69, ठीक है। ये ऊपर मूव करेगी तो पावर प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर -29 इंटू 10 की पावर 69, 29 में 69 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 39 लिखा हुआ है क्योंकि भाई ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो ऊपर 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो एक पावर यूज करके पॉइंट से एक नंबर बाहर निकाल के हमने यूज कर लिया, तो 10 की पावर 39 बचेगी। क्लियर है बात यहाँ तक? एक बार आप करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम से आप इनको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा नेग्लिजिबल भी करूँ थोड़ी देर के लिए, या फिर आप छोड़ो, इस पूरे आंसर को छोड़ो, आप सिर्फ पावर पे ध्यान दो, हमारी पावर कितनी आई है, 10 की पावर 40 आई है निकल के।
तो इलेक्ट्रिक फोर्स के और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं। ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में सब जानते हो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 की पावर 40 टाइम्स बड़ा है। कितना मैसिव फोर्स है, समझ में आ रही बात यहां तक आपको? दिस रेशियो शोज दैट इलेक्ट्रिक फोर्स आर इनॉर्मसली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो बिल्कुल ना के बराबर फील होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच में मैसिवली स्ट्रॉन्ग है, 10 की पावर 40 टाइम्स होगा। समझ में आई बात? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स का बहुत ही वीक फोर्स है, सबसे वीक फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ में आई बात यहां तक? और इलेक्ट्रिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आई बात? जिसने प्रोटॉन्स को इकट्ठा किया हुआ है। अब देखो आप, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे वो भी इसी वैल्यू का आएगा आपके सामने निकल के, पर उसको फिर भी न्यूक्लियस के अंदर एक ही पॉइंट पर दोनों को एक साथ चिपकाए हुए, कौन सा फोर्स है इतना बड़ा, कौन कर सकता है? तो सबसे बड़ा फोर्स है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स इस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वो फोर्स ना हो तो सभी पार्टिकल्स बिखर जाते, मैं भी एकदम बिखर जाता, कोई भी नहीं बचता इस दुनिया में, स्ट्रक्चर ही फॉर्म नहीं हो पाते। समझ में आ रही बात यहां तक? तो ये कंपैरिजन था ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं बच्चों। अब कूलाम्ब लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है बच्चों। तो यही मैं बताने वाला था आपको, अगर आपको वेक्टर्स नहीं आते तो एक बार आप मेरी ये वेक्टर्स वाली वीडियो देखो, आई बटन पर भी आ रही होगी आपके, और वहां नहीं मिल रही है आपको तो आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक में डाल दूंगा, आप एक बार जाकर उसको जरूर देख लें। ठीक है, तो जब भी आपको वेक्टर सब आपके क्लियर होंगे तो आपको ये लॉ भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर फॉर्म की जरूरत क्यों है? क्योंकि बच्चों फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा और डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो अगर दोनों चीज हम डिफाइन करके लिख पा रहे हैं तो वो वेक्टर फॉर्म बन जाती है। समझ में आ रही बात? तो हमने देखो, ये बच्चों हमने ओरिजिन माना हुआ है, ठीक है, ये बच्चों हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन से दो चार्जेस को हमने पोजीशन दी हुई है कि भाई पहले चार्ज की पोजीशन है ये r1, वेक्टर से शो कर देते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और ये दूसरे चार्ज की जो पोजीशन है वो है r2। ठीक है बात यहां तक? क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो इनके बीच में फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को सेपरेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये दोनों ने फोर्स लगाई, रिपल्सिव फोर्स है, इसलिए दोनों दूर जाना चाहते हैं। ये है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है बात यहाँ तक? अब हमें देखना है बच्चों डायरेक्शन। बच्चों डायरेक्शन हम इन पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से निकालेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है आपके सामने, ट्राइंगल, ट्राइंगल लो जानते हो, एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ट्राइंगल लो। मान लो बच्चों ये वेक्टर, ये है हमारे पास ए बी और ये सी। अभी आप ए पर खड़े हो और आपको सी पे जाना है, तो आपके पास सी पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप डायरेक्ट ए से सी चले जाओ सीधा, या फिर आप बी से होते हुए निकल जाओ, ए से पहले बी जाओ और फिर बी से सी जाओ। ठीक है, जो काम ए बी और बी सी ने मिलके किया वो काम ए सी अकेला कर गया, तो ए सी होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। समझ में आ रही बात यहाँ तक? ये है हमारा ट्राइंगल लो, ये मैंने आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार आप जाकर देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पर भी ये है ओ पॉइंट, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ठीक है, अभी आप देखो, आपको मान लो आप ए पे खड़े हो और आपको बी पे जाना है, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ए से बी डायरेक्ट चले जाओ, या फिर आप पहले ए से ओ जाओ और फिर ओ से कहां पे निकल जाओ, बी पे। समझ में आ रही बात यहां तक? तो जो ए बी है हमारा, ये आएगा वेक्टर ए ओ। देखो जो वेक्टर आर है वो तो ओ से ए है, जो हमारा आर वन वेक्टर है वो तो है ओ से ए, बट अगर मैं ए से ओ निकालना चाहता हूं तो मुझे इसकी डायरेक्शन को पलटना पड़ेगा, तो ये होगा माइनस आर वन बन जाएगा। समझ में आ गई क्या?
जो R1 वेक्टर है वो तो O से A है, पर मुझे यहाँ पे A से O चाहिए, इसका अपोजिट चाहिए, तो मुझे इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस R1 वेक्टर। अब O से B, जो R2 हमारा ये भी O से B है, हमें O से B चाहिए, तो इसके ऊपर माइनस लगाने की कोई भी नीड नहीं है, ये हो जाएगा R2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पाएंगे, जो हमारा AB है वो आ जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, जो ए बी डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में F21 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये डायरेक्शन है ये है 2-1 डायरेक्शन, और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन है वो बन जाएगी 1-2 डायरेक्शन, क्योंकि 1-2 डायरेक्शन में ही ये 1-2 फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ R21, तो यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारा जो R21 है मतलब ये डायरेक्शन ए से बी, R21 कौन सी डायरेक्शन हो गई, ए टू बी। इसको कैसे निकाल सकते हैं, R2 माइनस R1 से, या फिर जो पहले लिखा है उसको पहले लिखो, जो बाद में लिखा उसको बाद में शॉर्ट कर लो। ठीक है बात यहाँ तक। अब ये हमारा वेक्टर पोजीशन वेक्टर बन चुका। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो डायरेक्शन चाहिए इसकी, हमें वेक्टर थोड़ा चाहिए, हमें तो डायरेक्शन चाहिए। फोर्स हमारे पास है, इस फोर्स को डायरेक्शन दे देंगे और ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन किससे निकलती है, यूनिट वेक्टर से। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को उससे निकाला जा सकता है यूनिट वेक्टर से, या किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक तरीके से किसी वेक्टर की डायरेक्शन होती है। समझ में आ रही बात यहाँ तक। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर मैंने आपसे बताया था, जैसे कि कोई भी वेक्टर है वो बना है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से। ये जो डायरेक्शन है यही यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो डायरेक्शन आ जाएगी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात। तो हमें ये जो डायरेक्शन है ना यही है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को कैप से शो करते हैं, जहां भी कैप लिखा मतलब वो डायरेक्शन की बात कर रहा है, और जहां पे भी तीर लगा मतलब वो प्रॉपर वेक्टर है। समझ में आ रही बात यहाँ तक। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, तो ये हमारी R2 वेक्टर आ गया दो से, यानी A से B। समझ में आ रही बात यहाँ तक। ये A मान लो, ये AB है हमारा, या R21 ये वाली डायरेक्शन R21 हो गई। ठीक है, इसको डिफाइन किया था हमने R2 माइनस R1, अभी देखा आपने। मुझे तो इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे चाहिए होगा R कैप 21, मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए, कैप शो कर दिया, तो क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही बात यहाँ तक। अब उल्टा उल्टा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, माइनस लगा दो इसमें, जो R21 है वेक्टर हमारा वो माइनस के R12 के इक्वल होगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक। तो R12 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 2R1, माइनस लगा देंगे तो ये प्लस को जगह माइनस को जगह आपके सामने आ गया। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे माइनस लगाओ, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाऊं यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा R12 अपोजिट। मतलब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को पलटने के लिए डंडे का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ में आ रही बात यहाँ तक। तो R21 इस तरफ है, अगर मैं इसको पलटना है तो ये R12 डायरेक्शन आएगी। समझ में आ रही बात यहाँ तक, तो आपके सामने आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो ये 21 की यूनिट वेक्टर ये रहा और 12 का यूनिट वेक्टर ये रहा। समझ में आ गई बात, 12 समझ में आई बात क्लियर से तरीके से। तो देखो अब ये हमारे पास फोर्सेस हैं, ये हमारा फोर्स है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कूलाम लॉ से हमने यहाँ लिख रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के बोलते हैं इसको, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी है, 21, तो R21 का हमारे पे ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमने इसको दे दी यहाँ पर। क्लियर है बात यहाँ तक। दूसरी बात, जो हमारा F21 है इसका मैग्नीट्यूड तो ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमें कूलाम लॉ से मिल गया था। और डायरेक्शन है 21, और 21 डायरेक्शन हमने ये निकालनी है यहाँ पर R21 कैप, ये इसको यहाँ दे देंगे। समझ में आई बात। क्योंकि सिंस ये और इसमें माइनस का ही डिफरेंस है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं आगे तो ये वो बन जाएगा। ये जो वेक्टर है हमारा, अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो ये 21 बन जाएगा। 21 बनती, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है तो 21 से ये 21 फोर्स की तरफ कुछ पॉइंट करेगा। समझ में आया आपको अच्छे से। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हमारा फोर्स है F21, इसका मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
अभी ध्यान से देखते रहो आप, ठीक है। ये हमारा फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड मैंने कूलाम लॉ से लिख दिया। अब मुझे इसको वेक्टर बनाना है, तो मुझे इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट टू वन डायरेक्शन, ये टू वन डायरेक्शन, ये दे दो उसको R21 कैप। समझ में आई बात? अब ये वेक्टर बन गया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। समझ में आ रही बात यहां तक? इसी तरीके से मुझे ये वाला फोर्स निकालना है F21, इसका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये डायरेक्शन देनी है मुझे, ये डायरेक्शन ये दी R1 R कैप 12, ये इस तरफ बन गया। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। समझ में आ रही बात यहां तक? अगर मैं R12 की जगह पर माइनस का 21 रख दूं तो ये माइनस पलट जाएगा फोर्स हमारा। समझ में आई बात? जैसे ये फोर्स पलट जाएगा तो ये दूसरी, देखो अभी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लो ये R कैप 21 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई, मैं पूरे फर्दर यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, इसमें माइनस लगाता हूँ, ठीक है। माइनस लगाते यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आ गया माइनस यहाँ पर। जैसे यहाँ पे माइनस आएगा तो ये किसके इक्वल हो गया? R12 के इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या? R12, ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होगा? F21। तो यही तो हमारे कूलाम साहब कह रहे हैं आपसे, ठीक है। और यही लॉ आपका न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन को भी सेटिस्फाई करता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, ठीक है बच्चों, फर्दर बात करते हैं आगे। जो हमारा ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों, ये अब पहले तो हम कूलाम लॉ में कहते थे बच्चों कि आप साइन का यूज ना करें, ठीक है, बिना साइन के वैल्यू यहाँ पुट करें, क्योंकि हमें डायरेक्शन का तो पता ही रहता था कि भाई एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा, अगर दोनों सेम है तो रिपल्सिव होगा। अब आपके सामने कूलाम लॉ वेक्टर फॉर्म में आ गया। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वैलिड है चार्जेस के साइन के लिए भी। आप यहाँ पे चार्जेस का प्रॉपर साइन यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। चलते हैं, ये बच्चों क्वेश्चन है आपके न्यूटन के वेक्टर फॉर्म पर, तो आपको ये कर लीजिए। 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा फोर्स है F21, क्योंकि हमें कहा गया है कि फाइंड द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज पर फोर्स किसने लगाई होगी? फर्स्ट चार्ज ने। तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू 1, तो हमने यहाँ रखा सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आई बात यहाँ तक? अब आप देख रहे हो यहाँ पर 21 ही लिखना है, इसको यहाँ पर R कैप 21 ही लिखना है, ठीक है, 21 के लिए 21। अब हमें पहले आइए R21 निकालना है। अब R21 आपके सामने क्या था? ये था आपके सामने R2 माइनस R1, ठीक है। R2 देखो बच्चों, फर्स्ट चार्ज ये फर्स्ट पोजीशन मेरी, सेकंड चार्ज सेकंड पोजीशन ये थी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? टू में से यानी इस सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करना है। ये जो पहला नंबर होता है ये डिनोट करता है एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस के लिए आता है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए आता है जे कैप और जेड एक्सिस के लिए आता है के कैप। तो R2 माइनस R1 करना है, यानी दोनों x वाले माइनस करो, 1 माइनस 0, 2 में से 1 कर दे दोनों x वाले, और उसके लिए क्या लगाएंगे? आई कैप। फिर प्लस y वाले ही माइनस करो, 1 माइनस 0, इसके लिए क्या लगाएंगे? जे कैप। फिर आगे 1 माइनस 0, उसके लिए क्या लगाएंगे? के कैप। फिर आ जाएगा आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया आपके सामने, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? ये तो इनके बीच की सेपरेशन हो गई। R21 क्या है? इनके बीच की सेपरेशन। समझ में आ रही बात? यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मुझे सेपरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इस दो तीनों का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1/√3 आ गया। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब हमें यहाँ निकालना है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, मैग्नीट्यूड है √3। अब F21 पे हमने वैल्यू रख देंगे। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ के कैप होता है, के होता है ना ये,
Q1 Q2 दोनों चार्जेस की वैल्यू रख दी, विद साइन रखा हमने। समझ में आ रही बात यहाँ तक? उसके बाद हमने फिर ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। समझ में आ रही बात? √3 से √3 कट जाएगा, ये √3 से √3 काटो, 3 से 9 काटो 3 बार, तो 3 इंटू 10 की पावर 9 और ये 19 है। 9 से ये कटेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे -10 बचेंगे, और -10 और -10 और -6 हो जाएंगे -16। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो -3 इंटू 10 के -16 आई कैप जे कैप के कैप न्यूटन, ये वेक्टर फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हमें देखना है कि मल्टीपल चार्जेस पे जो फोर्स लगती है उसको कैसे हैंडल किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए देख लीजिए, आ जाइए। ये आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ पर क्या है, दो तीन चार्जेस आपके सामने, Q1 Q2 Q3। समझ में आ रही बात? और ये है हमारा ओरिजिन। समझ में आई? ये है ओरिजिन। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तीन चार्जेस हैं, ये हमारा Q1 Q2 और Q3। अब देखो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारे पोजीशन वेक्टर लिया है, तीनों वेक्टर तीनों चार्जेस के लिए। ये R1 ये R2 ये पोजीशन वेक्टर है। आप ट्रायंगल वो लगा सकते हो यहाँ पर। देखो पहले मैं आपको इसमें लगाइए, दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये R12 कैसे लिया मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो मान लो बच्चों आप यहाँ पे खड़े हो, इसको नाम दो आप कुछ A और इसको नाम दे देते हैं B। पहले आप देखो ए पे खड़े हो और आपको जाना है बी पे, तो आपके पास दो रास्ते हैं, तो आप ए से बी डायरेक्ट चले जाओ। ठीक है, या फिर आप पहले ए से ओ पे जाओ और फिर ओ से कहां पे जाओ, बी पे। वैल्यू रखो। देखो ये जो पोजीशन वेक्टर है R2 कैप, ये O से A के लिए है, पर हम तो यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं A से O के लिए। तो उल्टा करने के लिए इसकी डायरेक्शन को आपको पलटना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा -R2 कैप। इसके बाद O से B, ये तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ठीक है, O से B यार, हमें भी O से B से चाहिए, तो प्लस का रहेगा, प्लस R1 कैप, और ये हो जाएगा R1 कैप माइनस R2 कैप। वन वाले में से टू माइनस कर रहे हैं, तो पहले वाला का सिंबल पहले लिखते हैं, R12 कैप। तो जो ए से बी डायरेक्शन है वो आ जाएगी R12 कैप, और यहीं पे लिखा हुआ है। सेम लॉजिक आप यहाँ भी लगा सकते हो सेकंड वाले ट्रायंगल में, इसको भी दे देते हैं आपके लिए। ठीक है, ये निकालना है। अब मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हो, आपको बी पे जाना है, तो आप सी से बी डायरेक्ट चले जाओ, या फिर आप पहले सी से ओ पे जाओ, या फिर ओ से बी पे जाओ, सी से बी पे जाओ, या फिर आप सी से ओ हो जाओ, पहले ओ जाओ फिर ओ से कहां पे जाओ, बी पे जाओ। देखो सी से ओ, ये जो हमारे पास R3 कैप है, इसके अपोजिट कह रहे हैं हम सी से ओ, तो माइनस लिया जाएगा, -R3 कैप प्लस ओ से बी जाना चाहते हो, ये वेक्टर भी ओ से बी यानी सेम डायरेक्शन यानी प्लस का लिया जाएगा, तो R1 कैप दिया जाएगा, R1 कैप माइनस R3 कैप, और इसको कह सकते हैं R13 कैप, R13 कैप। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ये दोनों वेक्टर्स को कैसे डिफाइन किया गया समझ में आ गया आपको? ठीक है, मिटा दो उसको, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मिटा दू? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तीनों चार्जेस सेम नेचर के, यानी जब तीनों को प्लस मान लो तीनों को माइनस मान लो, आपकी मर्जी है। ये दोनों सेम चार्जेस है, तो इनके बीच में कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, यानी कि ये चार्ज इस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दूर भगाएगा, तो ये फोर्स रहेगी F12, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, फिर ये दोनों भी सेम चार्जेस हैं, इनके बीच में ये भी दूर भगाना चाहेगा इसको, तो इन दोनों की वजह से इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी F13, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। तो ये दो फोर्स लगी है, F12 F13। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अगर आपको यहाँ पे दो फोर्स लगी है तो उसमें नेट फोर्स कितनी है, यानी रिजल्टेंट चाहिए आपको, तो थोड़ा वेक्टर सम करना पड़ेगा हमें। अगर आप वन पर लगने वाली नेट फोर्स जानना चाहते हैं, तो वन पर जितने भी फोर्स लगे सबका वेक्टर सम कर दो। समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है R12, मैग्नीट्यूड लिया है, कोई वेक्टर नहीं लिया, R12 का स्क्वायर, ये दोनों सेम ही, अलग अलग भी हो सकती है।
तो ये R12 ये बीच की डायरेक्शन, इसके बीच की जो सेपरेशन है इसका स्क्वायर कर दिया। अब डायरेक्शन चाहिए, ये डायरेक्शन में लगा हुआ है 4, ये डायरेक्शन क्या है R12 कैप, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। जहां पे मैग्नीट्यूड लिया है और यहाँ पे कैप लिया है, मतलब डायरेक्शन बताई है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, F12 की वैल्यू आ गई। F13 देखो, पहले आपका पाएगा मैग्नीट्यूड के Q1 Q3, ये Q3 होगा यहाँ पर, एक सेकेंड ये ठीक कर देते हैं, के Q1 Q3 आ गया, इनके बीच की जो सेपरेशन होगी R13 हटा दो, मैग्नीट्यूड ले लो बस इसका R13 का स्क्वायर, और उसके बाद डायरेक्शन क्या है 13 डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो हम ले R13 कैप। तो वेक्टर सम आप कर दोगे तो ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? वेक्टर सम ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, ये तो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसी को ही फर्दर ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको F1 का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आ जाएगा F12 का स्क्वायर प्लस F13 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, इन 12 और 13 के बीच का एंगल है, ये है ना 12 113, ये पूरा एंगल होगा थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं, समझ में आ रही बात? यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको कूलाम लॉ की वेक्टर फॉर्म समझ में आई होगी। ठीक है, अगर एक बारी में समझ में नहीं आया है तो उससे पहले आप मेरी वेक्टर्स की वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसको आपको दोबारा देखिए वीडियो को, तो आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, इसी के ऊपर एक बार देख लीजिए आप। इसमें कहा है कि 4 इक्वल चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁶ कूलम आर फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर। 4 चार्जेस है जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन भी सेम है, वो एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। ठीक है, फाइंड द कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू अदर थ्री, अज्यूम द वैल्यू √2 4.141। तो √2 की वैल्यू तुम्हें पता है, ये कह रहा है कि किसी एक चार्ज पर बाकी तीन की वजह से जो फोर्स लगी है वो फोर्स को निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो बच्चों, ये हमारा स्क्वायर है, 4 कॉर्नर्स है, साइड 5 सेंटीमीटर है, और जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो होता है बच्चों a√2। हमारा स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, मतलब ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, ध्यान दें जरा। तो हमने क्या किया, किसी भी एक चार्ज पे बोला था, हम इस वाले चार्ज पर अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे फोर्स निकाल, तो इस चार्ज पर 3 चार्ज अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे। सबसे पहले ये चार्ज देखो, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये चार्ज इस चार्ज पर बाहर की तरफ को फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाया यहाँ पे F2। ये F2 किसने लगाया है, इस वाले ने। ठीक है, ये दोनों भी सेम चार्जेस हैं, मतलब इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ये वाला चार्ज इसको इधर दूर भगाना चाहेगा, ये फोर्स लगी यहाँ पर F1। इतनी बात समझ में आ गई क्या? फिर तीसरा चार्ज ये भी चार्ज इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये 3 फोर्स लग गई इस पर, F1 F2 F3, ये 3 चार्जेस में लगाई इस पर फोर्स। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ तक? इसके बाद देखिए आप, ये है इनका रिजल्टेंट, मतलब तीनों 3 फोर्स लगी हुई है अलग अलग, तो टोटल नेट फोर्स कितनी लगी हुई है वो है यहाँ पर ये रिजल्टेंट फोर्स, इन तीनों का रिजल्टेंट F1 F2 और F3 का। एक बात वो ध्यान से देखिए, ये दोनों चार्जेस सेम है, चारों चार्ज आपस में सेम है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी ये है F2। डिस्टेंस भी देखो दोनों की 5 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस, या सेपरेशन बोलते हैं इसको। ये दोनों चार्ज भी सेम है बिल्कुल, जैसे इधर दोनों सेम थे, इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इनके बीच की सेपरेशन भी 5 सेंटीमीटर। तो जितना फोर्स इन दोनों के बीच लगेगा उतना ही फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा, मतलब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी, इसलिए हमने ये निशान लगाया हुआ है यहाँ पर मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों सेम वैल्यू देंगे। क्या होता है कूलम्ब लॉ? फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K तो कांस्टेंट है हमारा, ये आ गया यहाँ पे, दोनों चार्जेस सेम है, Q Q तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब
10 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 और ये मीटर में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई क्या? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है 5 इंटू 10 के -2 मीटर में चेंज हो गया, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर भी हो गया। 5 का स्क्वायर 25, -2 का 10 के -2 का स्क्वायर 10 के माइनस, पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, के की वैल्यू रख दी 9 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू रख दी, कितनी वैल्यू दी है क्योंकि हमें 2 इंटू 10 की पावर -6, और क्योंकि क्यू का स्क्वायर 2 बार लिख दिया हमने। इतनी बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। देखो बच्चों 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, ये 36 हो गया, अपोन में है 25, यहाँ तक रखेंगे इसको। पावर्स देख लो, 9 ये रही, 6 ये रही, 6 ये रही, कितनी होगी? ये तो -12 हो गई। अब -12 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12, उसके बाद ये माइनस की पावर है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 4। ठीक है, इसको डिवाइड कर 25 बन जा 25, पॉइंट लगा के लगाएंगे 0। ठीक है, 25 4 जा 100, 10 बच गए, पॉइंट तो लगा हुआ है 0। 25 4 जा, अगर आप नहीं समझ पाते हैं समझ लो, ये रहा 36 अपॉन 25। ठीक है, पहले पॉइंट एक बार चल जाएगा पहले तो 25, यहाँ पे कितने बचेंगे 11, पॉइंट लगाकर 0। 25 4 जा 100, 10 बच गई, पॉइंट तो लगा हुआ है 0। 25 4 जा 100, 1.44। समझ में आती बात यहाँ तक? तो हमारा निकल गया 1.44 मल्टीप्लाई। पावर देखो 9 और 4 कितने हो गए बच्चों? 13, और ये है -12, तो 13 -12 कितने बचेंगे? खाली 10 बच जाएंगे। समझ में आ रही बात यहाँ तक? 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 14.4। क्लियर है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है 14.4 न्यूटन। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ठीक है, तो हमारे दो फोर्सेस की वैल्यू निकल के आ गई, F1 की और F2 की, क्योंकि दोनों सेम फोर्स हैं, तो इनके ये फोर्स आया हमारा 14.4 न्यूटन। अब F3 की बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब F3 की जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में लगा हुआ है पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस हमारी है 5√2। ठीक है, तो ये निकाला हमने यहाँ पे। अब F3 निकालेंगे हम यहाँ पर। अब देखो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो F1 है, देखो ये +x है, इस तरफ -x होगा, ये +y इधर -y होगा, x की तरफ होता है आई कैप डायरेक्शन, ये -i कैप, ये j कैप, और ये -j कैप। जो हमारा F2 वाला फोर्स है वो j कैप की तरफ है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। जो हमारा F1 वाला फोर्स है वो -i कैप की तरफ है, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। समझ में आ गई बात यहाँ तक? इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तीसरा फोर्स, k की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, q की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -6, और इसका हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, अपोन में है 5√2, तो सेंटीमीटर में हो गया, ये 5√2 सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसको हम 5√2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर भी बोल सकते हैं। समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर ये ऐसे ही लिखा हुआ है, स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो 9 हो गया, नंबर सेलेक्ट कर लीजिए पहले। 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, अपॉन में 25 इंटू ये हो गया 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पावर्स की बात कर लेते हैं। 10 की पावर 9, ये -6 का स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब -12 हो जाएगी, और ये ऊपर जाकर पावर पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ गया? इसके बाद आगे देखिए 2 से काट दो 2 बार। ठीक है, 9 2 जा 18 अपॉन 25। ठीक है, पावर्स देख लो अब, 9 और 4 13 में से ये 10 बच जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है हमें यहाँ पर। जब 18 को 25 से डिवाइड देंगे तो 0.72 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 0.72। करके दिखाऊं? चलो करके दिखाता हूँ। 18 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो पॉइंट लगाएंगे 0। 25 कितनी बार चलेगा? 7 बार।
175 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, पॉइंट तो लगा हुआ है 0, 5 2 जा 50 कट जाएगा 0.72 और मल्टीप्लाई में है 10, ये आ जाएगा 7.2 न्यूटन। ये आ गया 7.2 न्यूटन। समझ में आ गई बात यहाँ तक? इसको पहले नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मिटा दूं? देखो बच्चों आगे देखो, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखो बच्चों, ये जो डायगोनल होता है हमारा स्क्वायर का, ये 45 डिग्री पर चलता है, ठीक है। एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री का एंगल है तो उसको बाइसेक्ट किया हुआ है इसने। तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये भी 45 हो गया। अब इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये जिधर से एंगल होता है उधर कोस थीटा, जिधर से एंगल नहीं होता उधर साइन थीटा। तो f3 cos 45, f3 sin 45, दो कंपोनेंट ब्रेक हो गया। जे वाला कंपोनेंट है माइनस आई कैप में, और ये वाला कंपोनेंट है जे कैप में। ये तो है जे कैप में, और ये कंपोनेंट है माइनस आई कैप में। समझ में आ गई बात यहाँ तक? तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया हुआ है, f3 के दो कंपोनेंट किए हैं, f3 cos थीटा माइनस आई कैप में, f3 sin थीटा जे कैप में। ठीक है, f3 का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है 7.2 न्यूटन, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, रखते हैं जरा। f3 ये है ना हमारा, इसकी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। f3 sin थीटा या sin 45 इक्वल टू होगा f3 cos 45। दोनों कंपोनेंट सेम ही होंगे बच्चों, क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है बिल्कुल। ठीक है, तो एक ही बार कैलकुलेशन कर रहा हूँ। f3 की वैल्यू हो जाएगी 7.2, sin 45 की 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, 7.2 और 1 अपॉन 1.414। ठीक है, 1 अपॉन 1.414 की वैल्यू होती है 0.707। जब 1.414 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.707 आएगा। ठीक है बात यहाँ तक? इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 5.09। कितना आएगा? इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7.2 का 70% लगभग, ये आ जाएगा 5.09। समझ में आ गया? इन दोनों मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। तो देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है ये भी 5.09, ये जो वैल्यू है यहाँ पे 5.09, 5.09 दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा माइनस आई और यहाँ बचेगा प्लस का जे। तो ये हमारे f3 भी वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब हमें पता है कि किसी भी एक पॉइंट पर जितने भी फोर्स लगे हों, अगर हमें वहां पर नेट फोर्स निकाले तो उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो निकालना, तो तीनों फोर्स यहाँ पे लगे हुए, तीनों का वेक्टर सम कर दिया और तीनों की वेक्टर वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली। f1 की ये वैल्यू यहाँ पुट करी, f2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, और जो f3 निकाला हमने इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अब आई वाले आई में जुड़ेंगे, जे वाले जे में जुड़ेंगे। ठीक है बात यहाँ तक? देखो ये भी आई में है और यहाँ भी आई में है, तो 14.4 और 5.09 हो जाएगा 19.49। तो आई कैप में भी आ गया 19.49। अब देखो जे कैप यहाँ पे है ये रहा, और जे कैप यहाँ पर भी है ये रहा, तो ये जुड़ेंगे तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे फिर से, तो यहाँ से माइनस आई कैप बचेगा। देखो करके दिखाता हूँ आपको, समझ में नहीं आएगा नहीं तो आपको एक डायरेक्ट किया हुआ है ना यहाँ पे, यही कर देता हूँ। चलो इन दोनों में देखो माइनस आई कॉमन है और इन दोनों में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 19.49 माइनस आई कैप। ठीक है, इधर से आई कैप इधर से आई कैप कॉमन आ गया, ये दोनों जुड़ेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखो यहाँ पे भी जे कैप यहाँ पर भी जे कैप। ठीक है, तो जे कैप कॉमन आ गया और दोनों वैल्यू जुड़ जाएंगे जे कैप वाली, तो ये भी आ जाएगा 19.49 जे कैप। ठीक है, 19.4 दोनों। यहाँ से बच्चों आप रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, जो आई का कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर होगा, जो जे कैप का कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर होगा, और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो है माइनस के 19.49, माइनस 19.49 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर जे कैप का मैग्नीट्यूड भी यही है 19 प्लस का है, लेकिन
19.49 का यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 19.49 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 19.49 मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, √2, या 19.49 मल्टीप्लाई 1.414, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन में मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ की एक बार आप समरी देख लीजिएगा। अब तक हमने क्या पढ़ा, म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मतलब इसने इस पे लगा है, इसने यानी इन दोनों के आपसी सहमति की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच में लगा है वो दोनों स्क्वायर के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और कांस्टेंट आता है K, ठीक है। और कांस्टेंट आता है हमारा K, ठीक है। ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको अगर फ्री स्पेस के लिए बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। क्लियर है बात। एप्सिलॉन नॉट क्या परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की। अभी यहाँ पे हम फ्री स्पेस की बात करें वैक्यूम की, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी, उसके स्पेशल जानकारी के नीचे क्या लगा दे, नॉट, नोट से हम पता चलता है कि भाई ये फ्री स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलम इंटू कूलम पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। ये एक बात ध्यान रखना, जो दो चार्जेस के बीच का फोर्स है ना वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला फैक्टर क्या हुआ, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन। दूसरा फैक्टर क्या हुआ, बीच के सेपरेशन पर। और तीसरा क्या फैक्टर क्या हुआ, क्या मीडियम है, ये किस मीडियम में ये रखे हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो परमिटिविटी इसी चीज को शो करती है। समझ में आ रही बात यहाँ तक, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक हमारा लेक्चर में मजा आया होगा पढ़ने में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बात यहाँ तक। जैसे ही हमारा ये सीरीज कंप्लीट होती है इसके बाद मैं PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी। क्लियर है बच्चों। तो बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, द ब्रेन ब्रिज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू।